Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है फुल एनर्जी के साथ। और आज रहेगा डे 5, लॉकडाउन का नहीं है, लॉकडाउन के कई सारे दिन हो चुके हैं। आज जो डे 5 है वो रहेगा आपके पेडागोजी, जो हिंदी की सीरीज चल रही है स्पेशल, जिसमें हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो नहीं है जो ऐसे मार्क्स से हम लेकर के आए हैं, बट सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो हैं जो अगर 4000 क्वेश्चंस हैं किसी एक बुक में, या जितने भी एग्जाम्स हैं जनरली टॉपिक कॉमन रहते हैं, तो उन 4000 में से अगर 500 क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करके उन क्वेश्चंस को जो थोड़े से डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, कई बार जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ऐसे सेल तो लगी नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो समझते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम, और कल से समय पे मिलेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, सिस्टम होने लग गया था अपडेट, है ना। तो स्टार्ट करेंगे। मैं चैट देखूंगी आप लोगों की। कल एक क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था खूंटी पर टांगने वाला कोट को, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डील करेंगे। भाई क्या समस्या है, चल जाया कर। हाँ एक सेकेंड, इस टाइम नेटवर्क इशू रहता है कुछ। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इंटरनेट से ना हो पाएगा। चलो देखते हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको रुको रुको। इंग्लिश में भी आएगा आएगा, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन था ये, इसका जो आंसर होगा वो श्रृंखलागत अधिगम यानी कि चेन लर्निंग ही होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टिमुलस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। स्टिमुलस रिस्पांस की अगर हम बात करें, पहले जो बच्ची थी वो कोट को डाल रही थी बेड पर या कमरे में, अब उसको कहा गया कि भैया अलमारी में जाकर के डालो, तो अब उसको जो वो चेन लर्निंग है बेसिकली, एक तरीके से जो स्टिमुलस रिस्पांस का दूसरा बॉन्ड था, अब दूसरी एक चीज की जगह पर उसको कनेक्ट करेगी, आगे से रूम में ना डाल करके उसको खूंटी पर टांगेगी। तो इसका आंसर जो है वो सी मार्क कीजिएगा इंस्टेड ऑफ बी। तो इसलिए ये ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ऐसे रट्टा लगा करके तो मैं भी नहीं आती हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, यही है। और इसका जो बस इसी में प्रॉब्लम थी, इसके अलावा किसी ने कंफ्यूजन बताई थी आई थिंक थॉर्नडाइक वाले में भी, वो उसका सही आंसर, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डाउट्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो मेरे हों चाहे वो आपके हों, तभी मजा है लाइव सेशन का। हालांकि हम लोग बहुत सारे हैं संख्या में, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेल देख लूँ या जहाँ भी कमेंट दिख जाए तो उसको सॉल्व किया जाए। यदि कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, मेरी गलती आपकी गलती कोई भी गलती, है ना। तो ऐसी बात। किसी ने पूछा था कि हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर क्यों, सॉरी डायनेमिक फैक्टर क्यों नहीं है, मतलब परिवर्तनशील क्यों नहीं है। जब जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है तो ये तो परिवर्तनशील हुई। किसी ने मेल किया था, मुझे नाम नहीं याद उनका, अभी 2-3 दिन पहले, तो उसका आज जवाब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू दूंगी, मैं डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये दुर्घटना करा सकती है ऐसी कंफ्यूजन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का एजुकेशन में इस्तेमाल बेहतर शिक्षण, जो शैक्षणिक मुद्दे हैं उनको हम बेहतर तरीके से डील कर पाए। आंसर कीजिए। पहला है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, यानी कि बिल्कुल एज इट इज वही सीखेंगे जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। या फिर बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यानी कि दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग। फिर है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मतलब क्या है ये, ऐसा नहीं है कि बच्चा, उसको हम ब्लैंक स्लेट नहीं देख रहे, हालांकि जो आपके जॉन लॉक हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई ज्ञान नहीं है। वो कुछ ना कुछ अपना जो नॉलेज है अपने एनवायरमेंट की या कुछ भी एक लेकर के आएगा, अपनी एक समझ अपनी एज के अनुसार। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अब कष्ट तो आप देंगे तो हो ही जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा है स्पेशली क्या कहें, टॉन्ट भी मारते हुए लेट्स लर्न के प्रति। हालांकि इन चीजों को मैं इग्नोर कर देती हूँ, बट आज याद आ गया तो ठीक है कि लर्न कराना उतना आसान नहीं होता। लोग बोलते तो हैं लर्न करा देंगे ये वो, तो ये मतलब आई थिंक आइंस्टाइन की लाइन है या पता नहीं किसी ने तो कहा है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, कि अगर आपको लगे, अगर आप किसी चीज को आसानी से नहीं समझा सकते तो आप उसको मत समझाइए। मतलब कि जो लर्निंग है वो मजेदार होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, जॉयफुल होनी चाहिए। मतलब आसान करना है आपका जो काम है एज अ टीचर, ना कि मुश्किल बनाना है चीजों को। अगर आपको लगे किसी भी शिक्षक को जीवन में कि वो बहुत मुश्किल चीज को पढ़ा रहा है मुश्किल तरीके से, तो उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। मतलब शिक्षक का काम क्या है, आसान बनाना चीजों को, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे, और आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा आपका, बच्चे ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। प्याजे की याद आ गई होगी आप, अब तक आपको कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसी बात को फॉलो करता है कि भैया ज्ञान का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप घर पर हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत आपका जो मन है वो ठीक रहे। थोड़ी एक्स्ट्रा बातें होंगी आजकल के सेशन में, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक फ्लो बना हुआ है डिस्कशन का। बाल विकास निम्न में से संबंधित है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट किस से रिलेटेड है, बताएं एक बार।
बिल्कुल। पहला है आपका केवल मात्रात्मक परिवर्तन से, यानी कि सिर्फ जो क्वांटिटेटिव, बहुत बढ़िया स्वाति, जो ऐसा नहीं है, मेरे को सब पता होता है बट आई इग्नोर थिंग्स, है ना। केवल मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं सिर्फ उनसे जुड़ा हुआ है जिनको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। केवल गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, ठीक। इसके अलावा थर्ड जो है वो कहता है गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देखिए एक बार। नहीं, सीटेट का मुझे उम्मीद नहीं है कि पोस्टपोन होगा, और ना ही हो तो अच्छा है। बताइए एक बार आंसर करके। 28 का सी, मान लें आपकी बात, ठीक है मान लेते हैं। गुणात्मक परिवर्तन, अब समझना बात को, देखो सिर्फ क्वांटिटेटिव या सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होता, बोथ होता है। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया घुमा करके, ठीक, एमएसटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, घर से नहीं बनाया। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं, मतलब कि जो क्वालिटेटिव जो आपके एबिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं अनफोल्ड होती हैं, किसके, एक कॉन्टेक्स्ट में, मात्रात्मक के। मतलब एज जैसे जैसे बढ़ती है तो आप परिपक्व भी तो हो रहे हैं ना, तो जो मात्रात्मक यानी कि एज क्या है, नंबर्स में आप मात्रा में माप सकते हैं, तो उसी तरीके से जो आपकी क्वालिटीज हैं वो भी बेहतर होंगी एज पर मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, बोथ होता है डेवलपमेंट, लेकिन मात्रात्मक यानी एज के साथ कह सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने कि क्वालिटीज भी कुछ आती हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है वो सी होगा। स्वतंत्र नहीं कह सकते कि दोनों अलग हैं, दोनों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगर भाई आपका मान लो विकास जो है प्रॉपर तरीके से ना हो पाए मात्रात्मक पक्ष में भी, बहुत ही आपका वजन होना चाहिए 40 किलो और आपका है 20 किलो, मतलब जीना भी भारी हो जाएगा। तो इसलिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है छात्रों में अच्छे नागरिक विकास के समय पे, ऐसा नहीं है बाद में कम हो जाए तब तो ठीक है, जब तक आप विकसित हो चुके हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, मतलब कि एक बेहतर हम सिटीजन बन पाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मतलब एजुकेशन में एजुकेशन नहीं है, बाकी सब कुछ है आजकल। तो अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, मतलब हम एक बेहतर सिटीजन बन पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है आपके और मेरे द्वारा, बताएं एक बार। पहला ऑप्शन है आपके सामने, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, मतलब जो सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं उनसे परिचित करा करके उनके बारे में कुछ पढ़ाएं, या फिर किसी एक ऐसे सेमिनार वगैरह में ले जाएं, या फिर उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, मतलब देखो सुनो यार बात समझो। नेक्स्ट है उन्हें भारतीय संविधान से परिचित करा करके या उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण दे करके। बताएं एक कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या होगा, बी कह सकते हैं हम बिल्कुल, कि आप क्या कर सकते हैं, जो सामुदायिक सेवा कार्य है उनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। हालांकि पहला ऑप्शन गलत नहीं है, बट एज को स्पेसिफाई नहीं किया तो कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा एक्टिव होगा बच्चा। अगर बात सिर्फ कम उम्र के बच्चे की हुआ है, छोटे बच्चे की हुआ है, जो भी एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाए तो ऑप्शन यहां पहुंच सकता है बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो जो डायरेक्ट पूछा है उस तरीके से जो आंसर है वो बी होगा। बच्चे जब इन्वॉल्व होंगे, जब आप कुछ करते हैं खुद, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। समय के साथ परिवर्तन होते हैं, समय के साथ यानी कि एज पर टाइम, ठीक। टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मतलब टाइम के साथ होने वाले चेंजेस में अनुक्रम, दर, रूप, ये सभी क्या होना चाहिए, बताएं एक बार। आंसर क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कितने लोग हैं अभी लाइव। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फटाफट से, थोड़ा सा बड़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ये है राजस्थान टेट में आया हुआ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। आंसर कीजिए, पढ़ के कर दिया करो, बहुत तेज आंसर करते हो, मतलब क्या कमाल करते हो पांडे जी। बताओ एक बार।
पहला है प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो इनिशियल ईयर्स हैं, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। या फिर विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। जो विकास के प्रतिमान हैं, कुछ पक्ष हैं, उनको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, बिल्कुल अभी रिसेंटली भी पढ़ा है हमने ये चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। जो आपके अंदर जेनेटिकली आपको पोटेंशियल मिला है वो क्या है, जो बेसिकली पोटेंशियल मिला है आपको वो विकसित होगा ना, जो पहली जनरेशन से आपको मिला है। किसी का डाउट है आई थिंक पहले वाले क्वेश्चन में, अभी जाएंगे उस पर, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, मतलब कि विकास के जो इतने सारे क्षेत्र हैं, डोमेन हैं, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, सब में खतरे होते हैं यदि आप सही अवस्था में, भाई छोटी उम्र है, अगर जन्म से 2 वर्ष सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सही केयर नहीं मिलेगी, सत्यानाश हो जाएगा, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। खतरा है, हर एक स्टेज का अपना एक खतरा है। तभी तो आप हमेशा देखते हैं कि पेरेंट्स क्या हैं, अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को केटर करना, उसका लालन पालन करना, क्योंकि एक एज में उसको किसी चीज की जरूरत है, सेंसिटिव है वो किसी चीज को लेकर के, उसके बाद आप किशोरावस्था में आप देखते हैं यार ये गलत संगति में ना पड़ जाए कहीं। तो हर स्टेज के अपने खतरे हैं, ठीक है बात। तो आंसर जो होगा वो डी होगा इसका, सिंपल बात, थोड़ी बहुत बकवास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिश करें पॉलिटिकल बातें ना करें, इन बातों में कुछ रखा नहीं है, पेपर आपका जो है वो इन बातों को नहीं पूछेगा, ठीक। हंसी मजाक के और बहुत सारे तरीके होते हैं पॉलिटिक्स के अलावा। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, ये किसी ने पूछा था अभी कि इसका जो आंसर है वो रेट होना चाहिए, यानी दर होना चाहिए। तो बात जो है आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर है, हम जल्दीबाजी में ये सभी लगा गए, बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अनुक्रम है, स्टेजेस जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बढ़ती रहेंगी समय के साथ। भाई एडोलेसेंस के बाद आप सीधे प्रौढ़ावस्था में हैं, फिर अडल्टहुड में ही रहेंगे जीवन भर। अगर मैं बात करूं रूप की, तो वही 4 एरिया हैं, वही उस तरीके से चलेंगे हमेशा इंटर रिलेटेड वे में। लेकिन जो दर है, यानी कि जो रेट है, वो चेंज होता रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। तो ये जो बात है इसमें दर होगा सही आंसर। और जो आपका पंजाब टेट है वो भी यही मानेगा, बिल्कुल ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, ठीक। स्पीड थोड़ी कम करेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी में शैतान का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यानी कि जो परिपक्वता आप जानते हैं मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को लर्निंग से, भाई मैच्योरिटी और लर्निंग में डिफरेंस क्या है? मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करेगा कौन सा एक ऑप्शन? आएंगे एनवायरमेंट पे, करेंगे जल्दी स्टार्ट, टेंशन क्यों लेते हो? रामायण सुबह देखी थी, अभी नहीं देखी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो परिपक्वता है, या फिर यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यानी प्रैक्टिस पर। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलेगी, या यह प्रेरकों पर निर्भर करती है? आंसर कीजिए। बहुत गलतियां इस क्वेश्चन में होने वाली हैं, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे को? हाँ, अभी तो विजिबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता विजिबल ना हो, ऐसी बातें करते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब कर दिया आप लोगों ने। सही आंसर कई कम लोगों ने जो है आंसर दिया है सही। जो सही आंसर होगा, अगर हम बात करें परिपक्वता की, तो मैच्योरिटी जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, समय के साथ अपने आप आती है। बच्चे का बैठना, उसका खड़े होकर के चलने की जो क्षमता है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई मैच्योर नहीं है, अभी परिपक्व नहीं हुआ उस चीज के लिए। मतलब जीन से, जेनेटिक या हेरिडिटी से जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं, वो फिजिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा है मैच्योरिटी, और एक एज तक जाकर के बंद हो जाएगी किशोरावस्था के बाद। अगर हम बात करें तो मतलब यह एक स्वाभाविक नेचुरल है। मैच्योरिटी के लिए आपको लर्निंग में हो सकता है आपको एफर्ट करने पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, या कहीं से आपको मिल जाए, लेकिन मैच्योरिटी जो है बहुत ही नेचुरल है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। समय के साथ अगर चीजें ठीक रही तो अपने आप बैठना बच्चा शुरू कर देगा। भाई हाथ तो पहले से थे, कमर तो पहले से थी, पूरा बॉडी पहले से थी, लेकिन मैच्योरिटी आएगी तब उसकी टांगों में भी जान आएगी, वो खड़ा होना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा। ये सारी चीजें मैच्योरिटी की वजह से होती हैं, ठीक। तो जो हमारी हर एक स्टेज के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें जो जीन्स से अपनी एबिलिटीज मिली हैं वो अनफोल्ड होंगी स्टेज के अनुसार, दैट इज मैच्योरिटी। और ये फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होती है। लर्निंग हमेशा चलती है,
ठीक है बात, लेकिन मैच्योरिटी हमेशा नहीं चलती, अभ्यास पर निर्भर करती है। बहुत ज्यादा अभ्यास का अंतर नहीं पड़ेगा, अगर आप मैच्योर हो गए उस एक पर्टिकुलर एज में तो वो कार्य आप करने लग जाएंगे। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यानी स्टिमुलस वगैरह या मोटिवेशन। तो ये सब लर्निंग के बारे में बात हो रही है। तो जो बात है मैच्योरिटी को अलग करने वाला जो पॉइंट है, इसमें दोनों चीजें आ सकती है, मैच्योरिटी भी और लर्निंग भी, लेकिन ये बिल्कुल प्योर मैच्योरिटी के लिए है, ना कि लर्निंग के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखते हैं, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता मतलब कि क्रिएटिविटी को अगर आप पोषित कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, तो आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे बच्चों के साथ, यानी उनको किस तरीके से लेकर के चलेंगे, है ना, किस तरीके से आप लेकर के चलेंगे ये कह सकते हैं, किस तरीके से आप डील करेंगे, अगर मैं और आसान शब्दों में बात करूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीले पीले दिल कहाँ से बना के भेजते हो, आंसर भी करते हो, इतने सारी चीजें भी लगा लेते हो, बहुत प्रतिभावान हो भाई आप लोग। पुरस्कार प्रेरित या फिर लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित या कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य। देखो सृजनशीलता जो है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत होगी। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, गोल सेंटर्ड रखेंगे, बच्चों को लक्ष्य केंद्रित करेंगे, एक जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग। आप देखते भी हैं आर्टिकल वगैरह लिखने वाले लोगों को, या कोई इंसान किसी एक चीज पे लगा हुआ है, उसके दिमाग में एक गोल है कि भाई मुझे यहाँ तक इस तरीके से कुछ नया क्रिएट करना है, तो आप लक्ष्य केंद्रित रखेंगे जिससे कि समय कम व्यर्थ हो और वो उस एक डायरेक्शन में जाकर के कुछ नया नया सोच पाए। पुरस्कार जो है कार्य केंद्रित, और ये जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ये अपने आप ही इसमें समाहित हो जाएगा, बिना काम के लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है, तो जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब कि बाह्य अभिव्यक्ति यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है, सॉरी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन की बात हो रही है। बाह्य मतलब जब आप एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, एक्सटर्नली आप एक्सप्रेस कर दे रहे हैं खुद को, तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्सटर्नल वाला, एक तो होता है इंटरनल, या आपने चुपचाप से इंट्रोवर्ट हैं, आपने कुछ अपनी ड्राइंग बना ली, पेंटिंग बना ली, डायरी लिख ली, लेकिन बात हो रही है बाहर जो एक्सप्रेशन है उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला है क्या हुआ ऋतिक, पहला है अशांति, यानी कि जो अशांति आप समझते ही हैं भाई, अनईज कह लीजिए एक तरीके से, प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, या फिर सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, या आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। देखो आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही मतलब कि आप ऑटोनॉमी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए आग्रह कर रहे हैं कि भाई मुझे ना अपनी मर्जी का करियर चूज कर लेने दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अशांति अपने आप में ही, ये तो अशांति तो समझ ही सकते हैं आप, कई लोग अशांति फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर भी, शोर मचाते रहते हैं कि सब में कमी है, मैं ही एक बढ़िया इंसान हूं। प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, फिर विरोध है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल तो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस तो बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली सत्ता के प्रति। आंसर क्या होगा, सी होगा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद जिन्हें है, तो वो बाह्य एक्सप्रेशन का जो काम है वो उतना ज्यादा यहाँ नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पैसिव एक्टिविटी अपने आप में ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। आंसर कीजिए, गर्भस्थ शिशु यानी कि जो गर्भ में है, यानी कि जो क्या कहेंगे उसको, प्रेगनेंसी के टाइम पे कह सकते हैं, जो बच्चा है अगर वो कॉन्सेप्शन के टाइम पे संवेदनशीलता जो है, यानी जो सेंसेस हैं या सेंसिटिविटी है वो कैसे विकसित होगी, सेंसेस जो हैं। आंसर कीजिए, पहला है पैर से, दूसरा है सिर से, फिर है संपूर्ण शरीर से, फिर है हाथ से। बताएं एक बार। बहुत ही बढ़िया, स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो बता दीजिएगा। आजकल मौसम ऐसा हो गया, एसी ना चलाओ तो गर्मी लगती है, इतनी सारी लाइट्स हैं, चलाओ तो कोल्ड हो जाता है, मतलब मजाक चल रहा है। बताओ एक बार। बी मतलब कि सिर से, बहुत ही बढ़िया, इसमें तो एटलीस्ट गलती नहीं होनी चाहिए। पैर से कोई तरीका नहीं होता, संपूर्ण शरीर का भी तरीका नहीं होता, दो ही दिशाएं होती हैं मेन, एक तो है आपका केंद्र से बाहर की ओर, पहले रीढ़ की हड्डी और फिर आपका हार्ट, और फिर बाहर की तरफ आपका कंट्रोल आए, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्र मुखी या कुछ ऐसा कहते हैं, यानी सेंटर टू पेरिफेरी कहेंगे हम इसको, जिसको हम बेसिकली प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन सिर से पैर जो जाने वाला है वो सेफेलोकॉडल है, सिरोध पदोन्मुखी कहेंगे। सर से पैर की तरफ सेंसिटिविटी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, दिशा है ये विकास की एक। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देख लेते हैं थोड़ा सा। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप, बहुत ही खतरनाक चीज, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप की जो ये भावना है ये कब जागृत होती है, सिंपली हमसे ये पूछा है। ये तो हम और आप जानते ही हैं, बट बताइएगा जरूर। एक एक नंबर के लिए सवाल है, 1 करोड़ के लिए नहीं। आंसर कीजिए। पहला है प्रौढ़ावस्था यानी बिल्कुल बुढ़ापे में जाकर अडल्टहुड में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बाल्यावस्था नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था। जो अडोलेसेंस है ना, ये 12 से 18 जो तूफानी एज है, ये वो एज है जहां बच्चे ने देखी कबीर सिंह, जहां बच्चे ने देखी तेरे नाम। बच्चा क्या है, ये एडोलेसेंट टीन एज की उम्र है ना। तेरे नाम देख कर के आया, देखा होगा आपने, आधे लोगों ने तेरे नाम के टाइम पे पूरा हेयर स्टाइल ऐसे ही चेंज कर लिया था, वो बहुत ही कूल समझने लग गए थे स्मोकिंग करके। वही हालत जो है कबीर सिंह ने भी की है। मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि मूवी या जो कॉन्सेप्ट खराब है, बट जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, उन पर प्रभाव नेगेटिव पड़ा है। क्यों पड़ा? क्योंकि हीरो वर्शिप है ना, इस एज में वो एक व्यक्ति को या किसी को आइडियलाइज कर लेंगे और बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वो जो अपना कैरेक्टर है उस तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकती हैं चीजें, नेगेटिव भी हो सकती है, बट हमारा जो नेचर है वो नेगेटिव की तरफ हम जल्दी से इंक्लाइंड हो जाते हैं, और जो इंक्लिनेशन है हमारा नेगेटिव की तरफ बहुत तेजी से जाता है। पॉजिटिव में बड़ी मेहनत लगती है। अब अब्दुल कलाम को फॉलो करना एक मुश्किल काम है, बट ऐसे किसी को फॉलो कर लेना वो बड़ा आसान है। ठीक, तो ये एक बात है, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वीर पूजा जो है एडोलेसेंस, तनाव एवं तूफान की अवस्था, सिंपल बात। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं थोड़ा सा। स्व केंद्रित अवस्था होती है यानी ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड जो एज है वो कौन सी होगी? 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में 3 से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया विरजू जी, बहुत बढ़िया। रिश्तेदारी बना लो लाइव चैट में, है ना। आंसर कर लो आराम से, है ना। क्यों? सही है, सही है। लाइक शेयर कर सकते हैं इतनी देर में, आप इतनी देर में आप पूछ रहे हैं हाय कर रहे हैं किसी को, है ना। आंसर कीजिए फटाफट से। आंसर क्या होगा? 3 से 6 वर्ष। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ये आंसर दिया नहीं होगा, ये सेंसरी मोटर है। अगर प्याजे की जो वीडियो है ना देखी हो लेटेस्ट वाली, वो देख लेना। अगर मैं बात करूं 3 से 6 वर्ष की, इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जब बच्चा क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, खुद को ही केंद्र में रखता है, खुद को ही सेंटर में रख करके सोचता है, पूरी दुनिया जो है वो उसके चारों ओर आकर के रुक जाती है। हालांकि बाद में भी कुछ लोगों में रह जाता है कि वो क्या है, वो खुद से बाहर नहीं सोच पाते। उसको लगता है जैसा मैं फील, अगर ये मेरा फेवरेट पेन है तो मेरे पापा का भी यही होगा, मेरे दोस्तों का भी यही होगा। मतलब जैसा मैं सोचता हूं किसी एक चीज के बारे में, जैसा मैं किसी एक चीज के बारे में फील करता हूं, वैसा ही सब फील करते हैं। यानी वो खुद को सेंटर में रखेगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा। ईगो सेंट्रिक भी कहा है अहम केंद्रित प्याजे ने इसको, जो कि जो एज है बेसिकली इसकी, वो क्या है, 2 से 6 वर्ष के करीब है। बट 3 से 6 जो टाइम पीरियड है उसके बीच में एक पीरियड आ जाएगा, और 6 तक जाते जाते वैसे कम होने लगती है। ठीक बात। तो ये प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन होगा, बी बिल्कुल नहीं। वो एडोलेसेंट ईगो सेंट्रिज्म जो है वो डिफरेंट चीज है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईगोसेंट्रिक जो स्पीच है वो एक डिफरेंट चीज है, जिसके बारे में बात की है उन्होंने, वाइगोस्की ने। लेकिन यहाँ बात प्याजे की करेंगे हम, ताकि कंफ्यूजन नए लोगों को तो एटलीस्ट ना ही हो, है ना। अब कई लोग तो हैं बहुत ही बढ़िया लोग जिनको सारा कुछ पता ही है, और ये अच्छी बात है। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? आपको फॉलो करना क्या है, मतलब समझे नहीं नेहा। फॉलो किसी को मत करिए, आंख बंद करके अपनी रीजनिंग लगाइए। बाकी फॉलो से याद आया कि इंस्टाग्राम पे हम लोग 24,000 हो गए हैं जुड़ करके। मैं सोच रही हूँ कल एक लाइव स्ट्रीमिंग कर लूँ, तो आप लोग अगर फ्री हो कल दिन में तो इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? मतलब कि अगर हम बात करें जो बच्चे का डेवलपमेंट है, उसमें जो एनवायरनमेंट है उसका जो रोल है, उसको कौन सा एक वाक्य क्या करेगा, समर्थन करेगा, यानी कि सपोर्ट करेगा। जो एनवायरनमेंट का रोल है उसको सपोर्ट करेगा। ये थियरी के लिए जितने भी लोग रो रहे हैं, इतनी थियरी की वीडियोस हैं, आप चैनल ढूंढ लीजिए उठा करके, प्रॉपर इतने कंटेंट के साथ आपको मिलेंगी नहीं इतनी थियरी की वीडियोस, पूरे 3-3 घंटे के वीडियोस हैं। ठीक, तो सेम थियरी हर 2 महीने पे कराने का पॉइंट नहीं लगता, हालांकि मैं करा रही हूँ, बीच बीच में कराती भी रहूंगी। ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो जाएगा अगर। बिल्कुल, आंसर कीजिए फटाफट से। पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और समय समय पर होती रहेंगी।
किताब में तो हाईलाइट करा ही नहीं है, प्रॉपर वीडियोस हैं वो। हाँ, आंसर कीजिए। देखो बात हो रही है कि पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या है? पर्यावरण का मतलब है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का जो रोल है वो कौन सी एक बात दर्शाएगी? तो यहाँ पे आपने देखा एक समान जो जुड़वा बच्चे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, उनको आपने अलग अलग घरों में रखा तो बुद्धि में इतना इतना उच्च है दूसरे से बुद्धि, ऐसा नहीं होगा। फिर है पिछली कुछ दशाब्दियों में, शताब्दियों होगा ये, शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। मतलब एक डेकेड जो था आपका, लास्ट 10 ईयर्स का जो टाइम था, उसमें क्या हुआ है, जो कंपैरेटिवली आईक्यू है बच्चों का वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट, आप कहते हैं ना जो पहले वाली जनरेशन है, हर एक नई जनरेशन पहले से एडवांस है। इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट के साथ जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे जो जीन्स हैं, ये सब चीजें क्या है, हम बेहतर होते जा रहे हैं। तो कुछ परसेंट का या औसत प्रदर्शन का जो अंतर है आईक्यू में, वो एक डेकेड में देखा गया है। इसका मतलब एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ा है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। जैसे कहते हैं आजकल के बच्चे तो भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं, पैदा होते ही, तो इसका मतलब कंपैरेटिवली आईक्यू में प्रभाव पड़ा है एनवायरनमेंट की वजह से, हमें ज्यादा रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं, इसीलिए शायद ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है। अगर आपने देखा होगा, अगर फिजिकल जो बिल्ट है आपकी, वो बिल्कुल भी ये नहीं बताती कि आपके मॉरल वैल्यूज कैसे हैं। आप जो चाहें दिखा सकते हैं, दिखाने से क्या होगा। नेक्स्ट है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के जो बच्चे हैं कुछ वो धीमे सीखते हैं। तो ये तो कोई इसमें एनवायरनमेंट का रोल नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट की ही वजह से हो, इसके अपने रीजन हो सकते हैं। बच्चा बैकवर्ड हो सकता है, स्लो हो सकता है, उसका आईक्यू कम हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर सबसे बेहतर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी कहेंगे, जन्म से 2 वर्ष। ठीक, तो जो एक्टिविटीज होंगी बच्चे की वो कैसी होंगी? जन्म से 2 वर्ष के समय पर। बहुत बढ़िया परमानंद जी। पहला है संरक्षित क्रियाकलाप होंगे, मूल प्रवृत्त्यात्मक होंगे, संज्ञानात्मक होंगे या संवेगात्मक होंगे। ठीक, ये लॉकडाउन का समय है, इंग्लिश वालों के लिए मुश्किल समय चल रहा होगा, कोई नहीं, थोड़ा सा कोऑपरेट करो कुछ टाइम, फिर इंग्लिश में या बाइलिंगुअल जैसे चलता था सेशन वैसे ही चलेगा अभी कुछ टाइम, तो इसको ऐसे ही काम करिए, इसके साथ थोड़ी हिंदी बेहतर कीजिए। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत हो गया आंसर आपका, जो उन्होंने ए दिया है। देखो जो बच्चे के क्रियाकलाप है ना शैशवावस्था में, जन्म से 2 वर्ष, वो अपने सेंसेस यानी अपने ज्ञानेंद्रियों के बेस पर एक तो चीजें सीखेगा, दूसरा जो एक्ट करेगा, जो क्रियाकलाप होंगे वो इंस्टिंक्टिव होंगे, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां जैसे हमने कल बात कर रहे थे, अगर हम मैकडूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें भैया, जो एंगर वगैरह है, ये सारी जो चीजें हैं, ये भूख लगेगी तो रोएगा, है ना, कुछ चाहिए तो रोएगा, है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट से हैं, और जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनके बेसिस पे वो काम करेगा। भूख लगी तो रोया, है ना, नाराजगी भी हो सकती है किसी चीज पर। ये सारी जो चीजें, फियर, एंगर, लव, बेसिकली वॉटसन ने कहा है कि हमारे अंदर जन्म से होते हैं। तो ये इंस्टिंक्टिव एक्टिविटीज करेगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सोच समझ के काम करे। जो इंस्टिंक्ट से मिला है, उसको प्रवृत्ति से मिला है जन्म के साथ, उन बेसिस पे वो काम करेगा सर्वाइवल के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे समझ जो है वो विकसित होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जिसमें हम बात कर लेते हैं कहां तक की 3 से 11-12 वर्ष तक भी चले जाते हैं, जिसमें अर्ली और लेटर चाइल्डहुड दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो धार्मिकता, सामूहिकता की भावना, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव या फिर पर निर्भरता। विशेषता क्या है ये पूछा है। आज के क्वेश्चंस आपको दिखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन इतने गलत होंगे आज क्वेश्चंस, मतलब आप देखिएगा खुद, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आज अच्छे हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया संध्या, सही कर रहे हैं कई लोग आंसर, बहुत सही। आंसर क्या होगा? सामूहिकता की भावना विशेषता है, क्योंकि गैंग एज तो आपको पता ही है, अगर मैं बात करूं इसकी लेटर चाइल्डहुड की, और अर्ली चाइल्डहुड से भी धीरे धीरे प्ले एज, वो बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा। ये धर्म वर्म का बाद में आएगा, और धार्मिकता और ये सारी चीजें, पूजा पाठ और ये सब, या फिर वैसे खेल लो, किसी धर्म को मानना, रिलीजियस होना। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव नहीं होता, बच्चा इमिटेटिव होता है। ठीक है, पर निर्भरता, अब धीरे धीरे वो ऑटोनॉमी में आने लग गया। अगर आप एरिक्सन की भी स्टेजेस देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से निर्भर है, धीरे धीरे वो ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। प्री गैंग एज नहीं है ये, 7 से 11 जो है वो गैंग एज है। हालांकि इसमें प्री और गैंग एज दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि अर्ली और लेटर चाइल्डहुड दोनों को मिक्स कर दिया है। चाइल्डहुड के 2 प्रकार हैं, एक है अर्ली, दूसरा है आपका क्या? लेटर। एक है 2 से 6 वर्ष, दूसरा है 7 से
11 वर्ष। तो ये जो है दोनों आ गए इसमें अगर चाइल्डहुड पूछ लिया तो, ठीक। तो इसलिए आंसर बी होगा आपका। वो बच्चों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करेंगे। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है। मतलब जो बच्चा है उसका जो संज्ञानात्मक शक्तियां समझते हैं आप, यानी कि मेंटल स्किल्स जो हैं वो, जैसे कि क्या, कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? पहला है, बहुत ही बढ़िया संध्या जी, आप पहली बार जुड़ी हैं और आप सभी का जितनी भी बार आप जुड़े हैं, है ना। गौरव कुछ समय का इंतजार कीजिए, इंग्लिश में पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। मतलब इंग्लिश पेडागोजी में तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन ये जो है आपका पेडागोजी, इसको इंग्लिश मीडियम में भी बाइलिंगुअल लाएंगे सेशन। बहुत इंग्लिश में कराया है आज तक। आंसर कीजिए। देखो बात अगर हम करें तो ये सर्वांगीण विकास से नहीं है, आपके मानसिक विकास से है, जिसमें मानसिक कौशलों की बात होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको याद होगा, जिसमें हमारी सारी मानसिक क्षमताएं, मेंटल स्किल्स। अब मेंटल स्किल्स जितनी भी दिमाग से होंगी, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, आपका इमेजिनेशन हो, ये सब चीजें जो हैं ये आपके दिमाग से रिलेटेड है, मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक शक्तियों की उसने पहले ही बात कर दी है क्लियरली, और संज्ञान से जुड़ी हुई बात मानसिक क्षमता से जुड़ी हुई होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। भाई नरेश और मुकेश दो लोग हैं जिनकी एज जो है सेम है, मान लीजिए 20-20 साल के हैं दोनों। इनका सोशल और मेंटल डेवलपमेंट में क्या है, डिफरेंस है, बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन एज सेम है, ठीक है बात। अगर हम बात करें तो ये कौन सा सिद्धांत है? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़े हैं, विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, 12-13 प्रिंसिपल, खूब आराम से, उससे भी ज्यादा पढ़ाए हुए हैं कई वीडियोस में मैंने, ठीक है। तो निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप में, यानी कि ये क्या है, बिल्कुल पहले से सुनिश्चित है, प्री डिफाइंड है, या आप इसको पहले से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये दो बच्चे अलग ही हैं। परिमार्जितता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत? आंसर होगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई कोई भी दो लोग दुनिया में सेम तो नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर दो लोग हैं सेम एज के हैं, फिर भी क्या हुआ, इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उनका मानसिक स्तर अलग हो सकता है, उनकी रुचियां जो हैं वो अलग हो सकती हैं, अलग अलग जो हो सकता है, कोई बहुत सोशल हो, उसको एक्सट्रोवर्ट हो, उसको मजा आता हो इंटरेक्शन करके, हो सकता है कोई अपना एकांत में रहना पसंद करता हो, कोई इंट्रोवर्ट हो, या हो सकता है किसी की मेंटल पावर्स कम हो, किसी की थोड़ी बहुत ज्यादा हो। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, इसीलिए कहा जाता है कंपैरिजंस में ना पड़े। बट हमारी जो नेचर है पूरा का पूरा सब ने मिल करके उसको ऐसा धो दिया है कि हम कंपैरिजंस के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। कई लोगों का तो नेचर ही ऐसा हो जाता है कि उन्हें वो बिना कंपैरिजन के बात नहीं कर सकते, मतलब उन्हें लगता है कि वो एग्जिस्ट ही कंपैरिजन में करते हैं किसी के। जब तक वो ये ना कहें कि मैं अच्छा और सामने वाला बुरा, तब तक उन्हें अपना एग्जिस्टेंस फील नहीं होता, अपना सेल्फ फील नहीं कर पाते। ये मानसिक बीमारी है अपने आप में, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? यानी कि प्रिंसिपल जो है वो कौन सा गलत है, मतलब सही नहीं है। Which one of the following is not a principle of development? बताइए एक बार। नहीं अभी तो कोई नोटिफिकेशन भूल ही जाइए, बट तैयारी कीजिए। यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, ये तो है, गलत नहीं है ये तो। विकास संयोगों का परिणाम है, अब ऐसा तो है नहीं भैया, भारतवर्ष में ऐसे अरेंज मैरिज हो रही है कि संयोग बनेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे स्वर्ग से जोड़ी बन करके आएंगी, वो वाला सीन नहीं होगा। विकास जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, और कुछ निश्चित इसकी स्टेजेस हैं, है ना। ऐसा नहीं है संयोग से आप विकसित हो जाएंगे, वही आप पढ़ोगे नहीं तो पेपर कैसे पास होगा, संयोग से नहीं होगा। जो डेवलपमेंट है, जो बेहतर करना है खुद को, 3 साल पहले की आप वीडियोस देखिए, अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये हवा में नहीं, संयोग से नहीं हुआ, ये लक से नहीं हुआ, मेहनत लगी है इसमें, ठीक। और आगे भी जो होगा उसमें भी मेहनत लगेगी। तो आप भी खुद को अगर पीछे मुड़ के देखते हैं और आपने किसी चीज पे काम किया है, तो आपको पता लगेगा कि संयोग रखा रह जाता है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर सीक्वेंस में चल रहे हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ। अब ये बहुत जीवन से जोड़ सकते हैं हम साइकोलॉजी को, तो बी जो है इसका सही आंसर होगा। प्रिडिक्टेबल है, कुछ हद तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, भाई पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये क्या है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। अगर बचपन से ही जो है थोड़ा सा ज्यादा क्यूरियस है, ज्यादा एक्टिविटीज कर लेता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही हैं, लेकिन संयोग जैसा विकास का कोई सिद्धांत नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ यही हम बनाते हैं संयोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। मतलब कि
आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी को किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर आप मानेंगे? प्राथमिक यानी प्राइमरी, गौड़ यानी सेकेंडरी, स्थिर मतलब स्टैटिक और गत्यात्मकता यानी डायनामिक। अब किसी को कंफ्यूजन थी उसको आज हम दूर करेंगे। अंजुबा गांधी, तारीफ के लिए शुक्रिया, हम आपके आभारी हुए। फिर भी बता दीजिए आंसर करके, बहुत अच्छा लगता है जो लोग डिसलाइक करके जाते हैं, मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, और जो लोग लाइक करके जाते हैं वो तो मतलब आपके लिए शब्द नहीं है, निशब्द हो जाती हूँ मैं। ठीक है, तो आंसर कीजिए। ये ऐसे टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, तो जिंदगी ऐसी ही होती है, खुश रहना चाहिए, ये सब तो चलता रहता है। अभी देखो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कई लोग। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। गौड़ कैसे हो सकता है? सेकेंडरी नहीं होती, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इक्वल रोल है, तो आंसर जो है इसका स्थिर यानी स्टैटिक होगा। भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, अब ऐसा तो है नहीं कि कल बॉम्बे बन जाएगी, ठीक है, तो ये स्टैटिक है। जैसे स्टैटिक जीके होती है आपकी, जो चेंज नहीं होती, उसी तरीके से हेरिडिटी है। भाई एक बार जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी हेरिडिटी से मिल गए, भाई एक जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब एक फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो क्या है, अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक थे माता पिता से वो चले गए क्रोमोसोम्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू। अब ऐसा थोड़ा ना बाद में माता पिता का मन करा, अच्छा चलो दुकान पे ले गए और आपके जीन्स चेंज कर दिए, आपकी आंखों का रंग चेंज हो गया, लेंस लगा के कर लो वो एक डिफरेंट बात है, आपका मानसिक स्तर चेंज हो गया, जी नहीं। हेरिडिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टैटिक होते हैं, एक बार जो हेरिडिटी मिल गई वो मिल गई, फिर आप इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जाकर के कहीं अमेजोन से ऑर्डर कर लेंगे कि मेरी ये वाले हेरिडिटी में ये प्रॉब्लम है, चलो दूसरे तरह के बाल दे दो, ये वाले तो स्ट्रेट नहीं है मेरे क्योंकि मम्मी पापा के नहीं थे, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। अब किसी ने पूछा था, देखो डायनेमिक क्या होगा? डायनेमिक होगा एनवायरमेंट, डायनेमिक एनवायरमेंट होगा, हेरिडिटी डायनेमिक नहीं होती, बहुत रेयर चेंजेस होते हैं, वो भी जमानों बाद, ठीक, मतलब जनरेशंस बाद। डायनेमिक आपका एनवायरमेंट होगा, क्यों? आज आप टोटली चेंज कर सकते हैं, आज आप यहाँ रहते हैं दिल्ली में, कल आप यूएस चले जाइए, हालांकि वहां बहुत बुरे हालात हैं अभी, तो आप गांव चले जाइए, वहां शायद थोड़ी बहुत शांति मिले, ठीक, तो आप चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, डायनामिक है, कभी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हेरिडिटी को आप इतने हवा में चेंज नहीं कर सकते, या कर ही नहीं सकते। आप, किसी ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पता लगता है कि आप सोच रहे हैं किसी चीज पे, बहुत ही अच्छा, मतलब ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रेज करने की बात है। किसी ने मेल भी किया था, मुझे नाम नहीं याद उनका, कि आपने पूछा है, शायद किसी को कल कंफ्यूजन हो जाती तो उनको कंफ्यूजन अब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हेरिडिटी जो है, यानी हर एक जनरेशन में माँ बाप बदल रहे हैं, ये कह सकते हैं, या बच्चे चेंज हो रहे हैं, जो भी है, तो जनरेशंस तो बदलती जा रही हैं, तो हेरिडिटी भी फिर बदलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे जीन्स है ना, वो जमानों तक, पहली बात तो ये है कि इस जनरेशन में जो एक बच्चा बना, उसके जीन्स आप चेंज नहीं कर सकते, जो मिल गए, अब आगे वो जो मिलेंगे वो फिर वो चेंज नहीं होंगे। बेसिकली आपके जो जीन्स है, इसमें सिर्फ आपके पेरेंट्स ही इन्वॉल्व नहीं होते, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, आपके नाना नानी, आपके दादी दादा, उनका भी 1/2, और इस तरीके से मिलकर के पूरा चार्ट बनता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पूर्वजों से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ बाप का ही रोल है कि माँ बाप बदल गए तो सारा कुछ हो गया, वो उनकी जो जीन्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डोमिनेंट हो, मतलब डोमिनेंट ना हो, डोरमेंट हो, अगर मैं कहूं तो सुषुप्त हो जाए, किसी एक जनरेशन में नहीं दिखे, दूसरी जनरेशन में दिख जाए, लेकिन वो है, ठीक है। तो इसलिए जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, डायनामिक नहीं होती। आगे से कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बौद्धिक वातावरण यानी कि इंटेलेक्चुअल जो आपका एनवायरमेंट है, यानी जो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ठीक, वो विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार का वातावरण, या पास पड़ोस का वातावरण। पूजा सिंह, क्या हुआ, क्यों आप परेशान हो? ऐसे परेशान ना रहें, परेशानी का हल निकाला जा सकता है ऑलमोस्ट हर समस्या का। जिसका ना निकल सके उसके लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, जिसका निकल सके उसका निकाल लेना चाहिए। बताओ एक बार। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। पास पड़ोस के वातावरण से आपका बुद्धि का विकास होता है, तो आपको कभी हम स्कूल नहीं भेजते। आंसर क्या है? विद्यालय का वातावरण, जो कि रोल प्ले करेगा आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, चाहे वो खेल के थ्रू सीखें, चाहे वो अपनी प्रेयर में सीखें, चाहे आप अपने कल्चरल जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां उसमें सीखें। बेसिकली विद्यालय क्या है, अपने आप में सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर हर एक तरह की एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपका दिमाग से लेकर के हर चीज विकसित हो रही है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला जो एक अच्छा खासा कारण है वो विद्यालय है, जहां आप बहुत सारी मेंटल स्किल्स सीखते हैं जीवन में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसका स्वागत करना है बता दीजिए। फूल मालाएं ले आते हैं। पोइट्री शो बाय गोवर्धन, बहुत ही बढ़िया स्वागत है आपका जी, पहला लाइव है आपका, जितने भी लोगों का पहला, दूसरा, 1000वां लाइव है, सबका स्वागत है, सुस्वागतम। नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च हों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा लाजवाब क्वेश्चन, बताइए एक बार।
बहुत ही बढ़िया सत्यम कह रहे हैं आपका स्टाइल लाजवाब है जी, धन्यवाद। नहीं, बाकी चीजों पर ध्यान ना दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, नहीं तो समस्या हो जाएगी। आंसर कीजिए फटाफट से। सृजनशीलता, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करना या अध्ययन। कह सकते हैं हम जनरली, अगर मैं बात करूं, हालांकि अच्छे अंक प्राप्त करने का भी कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, बट हाँ हम इस चीज को लेकर के चलते हैं कि जो अच्छा, जिनका आईक्यू ज्यादा है वो एकेडमिकली अच्छा करेंगे। एकेडमिकली हम बहुत ज्यादा जोड़ देते हैं आईक्यू से, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर डायरेक्शन खराब हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अब हम नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब देंगे ना, अब एक्सेप्शंस पे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उच्च बुद्धि वाले जो बच्चे हैं वो जरूरी नहीं है कि सृजनशीलता में भी उच्च हो, मतलब इंटेलिजेंस का जो लेवल है अगर वो हाई है तो जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी भी उतनी हाई हो। ठीक है, या क्रिएटिव ही हो हमेशा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भैया इंटेलिजेंस ज्यादा है तो क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी, बट ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। गार्डनर ने भी 2006 में कहा है कि ज्यादा बुद्धि का जो स्तर अगर तेज है तो जरूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी का भी स्तर तेज ही होगा या क्रिएटिव ही होगा। ठीक है, तो ये एक बात है, और जरूरी नहीं है क्रिएटिव है तो इंटेलिजेंट भी होगा या आईक्यू ज्यादा ही होगा। हालांकि प्रतिभाशाली के केस में ये बात बदल जाती है, गिफ्टेड को तो हम जोड़ ही देते हैं कि क्रिएटिव भी होगा, बट एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और यहाँ बात हाई आईक्यू की हुई है, ना कि गिफ्टेड की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आईक्यू ज्यादा है तो जरूरी है कि हर बच्चा क्रिएटिव ही होगा। कुछ बच्चों को देखा होगा आपने, क्लास में फर्स्ट आते हैं, बाकी कोई क्रिएटिविटी उनसे होती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक 20 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक कल का क्वेश्चन था 21वां, तो आप 20 का ही जवाब मानिएगा, और कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करिएगा। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो बेझिझक होकर के आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक लाइक शेयर करके ना गए हों तो बिल्कुल कर करके जा सकते हैं, नहीं तो रुक सकते हैं थोड़े, मैं आपसे बातचीत कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन, ये बताइए। ध्यान रखिएगा, अभी बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का रिस्पांस देख करके। और 29 आए हैं, बहुत बढ़िया। सीटेट में बहुत बढ़िया। अमन, मेरे भी एक बार 30 आए थे, मजाक कर रही हूँ, 29 तो कई बार आ गए। चलो बहुत बढ़िया। करियर विल पर कल 5:30 मेरी क्लास होगी, तो उसमें मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हुई हैं चीज़ें, तो एक बार कल मिलेंगे 5:30 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग हैं बहुत बढ़िया। 14 में से 20, मतलब 20 में से 14, 15, बहुत बढ़िया। 19, 13, चलिए बहुत सही, ठीक है। कुछ तो हिंदी मीडियम की वजह से भी गलत हुए होंगे, मतलब मीडियम में प्रॉब्लम आई होगी, जल्दी ही उसको बायलिंगुअल करेंगे। ठीक है, थियोरी बेस्ड स्टडी अभी रोकी हुई है, पूरा पेपर से पहले आप मैराथन सेशन लगा दिए जाएंगे, या बीच बीच में थियोरीज हम करते रहेंगे। बहुत बार थियोरीज करा चुके हूँ, और जल्दी में ही कराई है, ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने भी हुए हों अभी, तो थोड़ा सा रुक रुक के चलते रहेंगे, थियोरी की टेंशन ना लें। पेडागोजी, हाँ, ईवीएस में पहले थियोरी वाला चैप्टर जो है पूरे कंप्लीट करेंगे उनको सबको, और फिर इंग्लिश पेडागोजी में करेंगे उसके बाद थियोरी वाले जो चैप्टर्स हैं, और हिंदी का एक मैराथन हो जाएगा थियोरी का, और इस तरीके से जो ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारी जो थियोरी है आपकी हो जाएगी कवर, और क्वेश्चंस जो साइड बाय साइड चलते ही रहेंगे। ठीक है बात। चलिए राज, बहुत ही बढ़िया। फ्यूचर को लेकर बहुत डर लग रहा है, पूजा कह रही है। डर भाग जाएगा, आप प्लान कीजिए अपने समझ के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, और जब आप प्लान करते हैं, विश्वास रखते हैं, खुद में विश्वास रखिए, लोग आपको हर तरीके के मिल जाएंगे, जो शायद, मतलब ऐसा कौन ही है, चाहे वो कोई भी धार्मिक चीज हो, चाहे कुछ भी हो दुनिया में, कोई भी कितना भी भला व्यक्ति हो, या कोई भी कितना भी अच्छा काम करे, सबके क्रिटिसिज्म सबका होता है दुनिया में। और ये बहुत ही आसान है आज के ज़माने में स्पेशली, कि अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ रहा है तो आप टांग खींच लो नीचे से, तो ताकि आसानी से बढ़ पाओ, है ना, आपको मेहनत की जरूरत ना पड़े, आपकी बकवास से आप आगे बढ़ जाओ। तो उस चीज़ को इग्नोर करके काम कीजिए, मेहनत कीजिए पूजा, और परेशान मत होइए फ्यूचर को लेकर के। यार कितने साल, मतलब लाइफ ही कितनी बड़ी है हमारे पास, तो इस चीज़ को लेकर के खुश रहिए, जितनी है उतने में बेहतर कीजिए, जो कर सकते हो खुशी के साथ करो। एग्जाम्स को, जो भी एक बेसिकली जॉब को, मतलब ये सब चीजें लाइफ में है, लाइफ नहीं है, लाइफ का हिस्सा है। मतलब एग्जाम्स वही एक बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को लगती है ये चीज, अपनी पर्सनली मेरा ही एक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज को लेकर कि भैया जिंदगी में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में जिंदगी मत बनाइए, इतना प्रेशर मत लीजिए, काम करिए लगातार, स्ट्रेटेजी बनाइए। एग्जाम आपसे बड़ा नहीं है, आप एग्जाम से बड़े हैं। ठीक, चलिए फिर ध्यान रखते हैं, मिलेंगे जल्दी, टेक केयर। इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, लव यू, धन्यवाद आशा जी। बाकी पॉजिटिव का मतलब, अगर आप अपनी सोच सही रखते हैं रीजनिंग के बेस पे तो चीज़ें ठीक होती हैं। अब ये टेंडेंसी भी होती है कई लोगों की, तो पॉजिटिव, मतलब आप बुरा मत चाहिए किसी का, बकवास थॉट्स मत रखिए, जेलेसी
को हटाने की कोशिश कीजिए, हालांकि ह्यूमंस हैं तो सभी में होती है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी, अगर हम मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल तो हमने बनाया हुआ है, स्पिरिचुअल बनने की जरूरत नहीं है, आप बाय नेचर वैसे ही रहिए जैसे हैं। खैर बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, आज ये संडे वार्ता नहीं है, ये सेशन था पढ़ाई का। खैर कोई बात नहीं, कल मिलते हैं, और कल 9 बजे तो मिलेंगे ही। टेक केयर।